आइए अब बात करते हैं राष्ट्रवाद में अवार्ड को लेकर हो रही सियासत की। कांग्रेस पार्टी अगर पद्मा पुरस्कार को इस रूप से देखती है कि गुलामी का प्रतीक है, तो इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी को क्या भारत रत्न मिला नहीं? तो क्या ये सब गुलामी के प्रतीक है? अगर ईमानदारी के साथ पद्म भूषण भविष्य में दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के कम से कम 100 लोगों को पद्म भूषण दिया जा सकता है इस क्राइटेरिया पे। तो अवार्ड, पद्म अवार्डों के नामों का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही शुरू हो गई सियासत। दरअसल समझिए इसे, पद्म अवार्ड ये वो अवार्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्रों में किए गए योगदान, उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। और लेकिन इसके साथ में जब सियासत जुड़ जाती है तो उसको क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि वो लोग जिन्हें हर चीज में सिर्फ सियासत ही नजर आती है। आपको बताते चले, जैसे ही गणतंत्र दिवस की एक शाम पहले पद्म अवार्डों की सूची जारी की गई, उसके बाद में एक के बाद एक कई विवाद इसको लेकर सामने आने लगे। कुछ ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और वहीं कुछ ऐसे भी नेता रहे जिन्हें अवार्ड को लेकर बात तो कही गई, लेकिन उनकी जो पार्टी के नेता हैं उन्हें ये बात रास नहीं आई। किसने सम्मान स्वीकार करने से इनकार किया? आपको बताते चले, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्हें अवार्ड दिया गया कि उनका नाम इस फहरिस्त में था, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जाना था। पंडित अनिंदो चटर्जी जो कि तबला वादक हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये लिस्ट यहीं पर ही नहीं खत्म हुई। एक और नाम है जो पश्चिम बंगाल से ही आता है, ये नाम है बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का। इन्होंने भी पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया, यानी कि इन्होंने भी इसे अस्वीकार किया। इनके सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। लेकिन बात अगर सियासत की करें, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। जब उनका नाम पद्म अवार्ड्स में शामिल हुआ तो उसके बाद में एक अलग सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो उन्हें बधाई दे रहे थे, इस अवार्ड को स्वीकार की बात कह रहे थे, लेकिन एक धारा ऐसा भी है जो इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है और बड़ा तबका ऐसा है जो इसके पीछे केंद्र सरकार की सियासत की बात कर रहा है। और ये कहा जाए कि कांग्रेस के ही अपने नेता, अपने ही पार्टी के नेता को जो अवार्ड, एक बड़े अवार्ड से अगर सम्मानित किया गया तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं। ये कहा जाए इसमें भी उन्हें सियासत नजर आ रही है। बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हर चीज में सियासी चेहरा क्यों नजर आता है? हर चीज को सियासी चश्मे से देखने का आखिर क्या मतलब है? आपको बताते चले, कई तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुलाम नबी आजाद को दिए गए सम्मान को लेकर समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इस पर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। गुलाम नबी साहब को पद्म भूषण मिला है, उन्हें मैं मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन जाहिर है पार्लियामेंट में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तारीफ़ें उनकी की थी वो हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने एक क्राइटेरिया बनाया पद्म भूषण का, और वो क्राइटेरिया, वो स्टैंडर्ड गुलाम नबी आज़ाद है। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ईमानदारी के साथ पद्म भूषण भविष्य में दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के कम से कम 100 लोगों को पद्म भूषण दिया जा सकता है इस क्राइटेरिया पे। देखना होगा कि भविष्य में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो राशिद अल्वी ने
स्वागत तो किया, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने भी इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस बेवजह इस पूरे मामले को तूल दे रही है और सम्मानों में भी राजनीति ढूंढ रही है। ये बड़ी अजीब और गरीब बयान आ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कि पद्मा पुरस्कार जो गुलाम नबी आजाद जी को मिला है, पद्म भूषण, उस पर प्रश्न उठाना जैसे ये गुलामी का एक प्रतीक है। और कांग्रेस पार्टी अगर पद्मा पुरस्कार को इस रूप से देखती है कि गुलामी का प्रतीक है, तो इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी को क्या भारत रत्न मिला नहीं? तो क्या ये सब गुलामी के प्रतीक है? तो आपने सुना, विशेष तौर से गुलाम नबी आजाद को जो पद्म अवार्ड दिया जा रहा है, उनका नाम जब सामने आया तो उसके बाद में शुरू हुई सियासत को लेकर। लेकिन पश्चिम बंगाल से कुछ और तस्वीर बनती हुई नजर आई। मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी ने पद्मश्री सम्मान को स्वीकार करने से ही सीधे सीधे इनकार कर दिया। इसको लेकर टीएमसी जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। Legendary singer, not only of Bengal but all over India, people used to know her for a long time. She rendered classical, light music, folk songs, Rabindra Sangeet, and different songs she has recorded throughout her life. And at the fag end of her life, only Padma Shri is awarded. It is not an award. This is an insult to her, and she has rightly refused it. And we support her stand. तो सुना आपने, टीएमसी भी इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है और इसे भी राजनीति का एक तरह से बड़ा हथियार बना लिया है। और राष्ट्रवाद में आज इस सम्मान को लेकर ही बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि क्या पद्म अवार्ड पार्टी का है या देश का? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या राजनीति भी सम्मान से ज्यादा बड़ी हो गई है? सर्वोच्च सम्मान का आखिर इस तरह से बार बार अपमान क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अवार्ड वापसी या अस्वीकार करने की बात कही गई हो, राजनीति की बात कही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राजनीति में क्या सम्मान की कोई कीमत नहीं होती? ये वो सम्मान है जो अलग अलग क्षेत्रों में योगदान को लेकर दिए गए हैं। मेरे साथ में जो खास मेहमान इस राष्ट्रवाद की चर्चा में शामिल होने वाले हैं, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल होंगे। वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता है मेरे साथ में। मानव जायसवाल टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ में हैं। आमिर हैदर अली सीपीआई के नेता मेरे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी का मैं रुख करना चाहूंगी। वरुण पुरोहित जी, गुलाम नबी आजाद का नाम जब सामने आया तो उसके बाद में एक लंबी फहरिस्त है, विशेष तौर से G23 नेताओं की एक लंबी फहरिस्त होगी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ही लंबी फहरिस्त होगी जो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों आपत्ति है, क्या नाराजगी है? नाजी, सर्वप्रथम तो गणतंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं और पूर्वजों को नमन, जिनकी वजह से आज रिपब्लिक है और अपन यहाँ बैठे हैं और आराम से बहस कर। आपने बात करी गुलाम नबी आजाद जी की, इसके दो पक्ष हैं। जिन्होंने अस्वीकार किया वो अलग है। भारत का इतना बड़ा सम्मान 140 करोड़ की जनता में किसी को देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अस्वीकार किया, बड़े बुजुर्ग हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी दिया जाता है जो बाद में, जैसे दया प्रकाश सिन्हा ऐसी किताब लिखते हैं, कंगना जी ऐसे बयान देती है, या कोई दूसरा भी देता है, ये तो उदाहरण है सामने, उनके तुरंत कोई कार्रवाई करके उनके बयान, ये अवार्ड छीन लिए जाने चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। ऐसे ही कुछ वर्ष पूर्व कुछ लेफ्ट विंग से जुड़े हुए राइटर्स ने भी अवार्ड वापस करने की बात की थी, वो भी बिल्कुल गलत थी। प्रोटेस्ट करना है आपके पास और बहुत से तरीके हैं, आपको सम्मान मिला है, अलंकरण मिला है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अब आप गुलाम नबी आजाद जी की बात, आप इसे कैसे देखते हैं? आखिर कांग्रेस में घमासान क्यों मच गया गुलाम नबी आजाद का अगर नाम आया है पद्म अवार्ड के लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ नैना जी। अवार्ड देने का भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और लेने वाले का भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उनको भी इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा सम्मान है, देने के टाइम भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब आप, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सम्मानित हो चुके हैं, विभूति हो गए, उन पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं बचपन से जानता हूं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बताइए आप, जो आप पद्म विभूषण दे रहे हो, पद्म भूषण दे रहे हो इन लोगों को, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? कितने बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी हैं, उनको सम्मानित नहीं करते हो आप? आपके पास कांग्रेस के भी बड़े पुराने नेता हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून दिया है, बलिदान दिया, उनको आप नहीं करना चाहते? इतने स्वतंत्र सेनानी है ये, इसको इसलिए मैंने कहा आप ये मान रहे हैं गुलाम नबी आजाद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं गुलाम नबी आजाद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? आपके हिसाब से हो सकता है, मेरी जो सोच है हिसाब से कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं है।
आप कांग्रेस से बाहर कर दोगे, चुनाव जीत के आए, जब मैं मानता हूं दिग्गज नेता, जो आदमी खुद के बूते पे चुनाव जीत के आए वो दिग्गज नेता राज्यसभा से, गुलाम नबी आजाद नहीं, जितने भी कांग्रेस के अंदर है तो राज्यसभा के माध्यम से आते हैं, उनको मैं बहुत बड़ा नेता नहीं मानता हूं। सारी सेटिंग करते हैं दिल्ली बैठ के और राज्यसभा में आके कांग्रेस के ऊपर बैठ जाते। लेकिन बात चल रही राजनीतिकरण की, आप जो बेसिक मुद्दा है, राजनीतिकरण देने में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना बड़ा अलंकरण सम्मान दे रहे हो तो आप राजनीति से प्रेरित होकर दे रहे हो तो क्वेश्चन उठेंगे। आप अगर राजनीति से प्रेरित होकर नहीं देते तो क्वेश्चन नहीं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये बात आपकी बड़ी समझ से परे है, जरा आप मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं राज्यसभा के माध्यम से अगर कोई आ रहा है, आप गुलाम नबी आजाद को बड़े नेता, दिग्गज नेता मानते हैं या नहीं मानते? सोनिया गांधी की टीम का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो राज्यसभा पहुंचाया क्यों? और ये बात अभी क्यों आपको नजर आ रही है, जब उनको अगर पद्म अवार्ड के लिए आगे बढ़ाया गया, नाम उनका अगर आया सामने, अब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? पहले आपको नहीं लगते थे? अभी नहीं कह रहा, मैं पिछले 15-20 साल से कह रहा हूँ कि जिनका कोई क्या मोह भंग हो गया है क्या आपका भी गुलाम नबी आजाद से? कांग्रेस का मोह भंग हो गया है क्या, जैसे उनका हुआ? हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए उस पर ध्यान रखते हैं। मंथन शिविर में हमारे पंचमढ़ी में हुआ, वो सिफारिशें लागू करती था, आज गुरु प्रकाश जी सत्ता में नहीं होते, लेकिन क्योंकि कांग्रेस गलतियां कर रही है इसलिए सत्ता में, ये खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन से थोड़ी सत्ता में, तो कांग्रेस की गलतियों के कारण सत्ता में। अगर आप जन नेताओं को नहीं आगे लाओगे तो जनता से जुड़े हुए हैं, सीधे बैकडोर एंट्री है, हेलीकॉप्टर शॉट चले गए ना, बीजेपी में चले गए, 10-10 साल से चुनाव नहीं जीते, बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए कांग्रेस खराब हुई। कांग्रेस को अगर आप जन नेताओं को जो जमीन से जुड़ाव रखते हैं उनको रखोगे तो भारतीय जनता पार्टी 100 साल ही नहीं आ सकती थी सत्ता में। लेकिन अभी तो कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है। आप गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहे हो, राजनीतिकरण, मैंने उस पर कहा राजनीतिकरण ये जो सरकारें करती आ रही हैं, कोई की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, राजनीतिकरण अगर अवार्ड का करोगे आप तो यही बातें सामने आएंगी। गुलाम नबी आजाद हो सकता है सम्मानित होंगे लोगों के लिए, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन आप तो पत्रकार हो, मुझे उनका कंट्रीब्यूशन गिना दीजिए, मैं आपके लिए नतमस्तक हो जाऊंगा। लेकिन बड़ी मुझे हैरानी हो रही है वरुण पुरोहित जी, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आज एक तरह से आप उनकी योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, किस आधार पर गुलाम नबी आजाद को सम्मानित किया गया है, ये जरा कांग्रेस के अपने साथी को बता दीजिए, क्योंकि उनको कोई योग्यता शून्य नजर आती है, कोई योग्यता उनमें नजर नहीं आती। मीडिया वर्कर्स आपके मीडिया की लाइन के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया कोरोना के दौरान, बिल्कुल। अरे वरुण पुरोहित जी, ये तो समझना चाहिए, हमने पिछले कई सालों में देखा, पिछले कुछ सालों में जरूर हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे ही लोगों को ढूंढ कर लेकर आते हैं जो ग्रास रूट से कनेक्टेड हो। गुरु प्रकाश पासवान जी, किस आधार पर गुलाम नबी आजाद को शामिल किया है, मेरे साथी पूछना चाह रहे हैं। नैना जी, कांग्रेस के अपने वरिष्ठ साथी की बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि कोई नेता चुनाव जीतने से बनता हो तो महात्मा गांधी तो एक भी चुनाव नहीं जीते थे। जयप्रकाश नारायण तो मैं आप उनसे बुलवा लीजिए पहले नैना जी। नहीं आप बोलो, मैं तो हाथ जोड़ आप बुलवा लीजिए, आप मैं बीच में नहीं बोलता, मेरे संस्कार है, सॉरी, मतलब मैं नैना जी अगर इनका हो गया तो मैं बोलो। हाँ, धन्यवाद। जी पासवान जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, अगर चुनाव जीतना कोई मापदंड होता तो महात्मा गांधी तो नेता ही नहीं है इनके हिसाब से। चुनाव जीतना कोई मापदंड होता तो राम मनोहर लोहिया तो कोई नेता नहीं इनके हिसाब से। चुनाव जीतना कोई मापदंड होता तो हम तो बिहार की भूमि से जयप्रकाश नारायण है, जिन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और इंदिरा गांधी की नृशंस सरकार को जो स्वयं के परिवार को अवार्ड देती थी उनको उखाड़ फेंका। उनसे बड़ा कोई नेता हुआ क्या भारत के इतिहास में? कितनी आधारहीन, निराधार, बेबुनियाद बात है ये कि कोई नेता तभी बनता जब चुनाव जीत के आता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। गुलाम नबी आजाद जी जम्मू कश्मीर में इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनके लिए इस प्रकार की सतही बातें। जयराम रमेश जी खुद राज्यसभा से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो गुलाम है कि आजाद है? कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान करने का स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आत्ममंथन करने का स्थान नहीं है। सिर्फ एक परिवार, जिस पार्टी ने इस देश की राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद को लेकिन इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पासवान जी, पुरोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी 30 सेकंड में बात रखिएगा, मुझे दूसरे पैनलिस्ट का भी रुख करना है। जी, इन्होंने नाम लिया गांधी जी का, लोहिया जी का, ये सब विचारक थे, नेता थे, उनका स्तर नीचे मत करिए, पहले ये समझिए आप। उसके बाद परिवार कर रहे हो। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, खून दिया, अपने ऊपर सीने पे गोली खाई, इसलिए कोई कंपैरिजन मत करो आप इस चीज का। और आप ये जो बार आपको गुलाम नबी आजाद जी अच्छे लगने लगे, पहले तो नहीं लग रहे थे। पहले क्यों नहीं लग रहे थे भाई आपको अच्छे?
मैं उनके पर्सनल किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिकरण की। और मैं तो ये कहूंगी वरुण जी, अचानक से कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद इतने बुरे कैसे लगने लगे, उनकी योग्यता शून्य कैसे लगने लगी, ये मुझे बड़ी हैरानी है। शांतनु गुप्ता भी मेरे साथी राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उसके पहले मैं अनुराग भदौरिया जी का रुख करना चाहूंगी। अनुराग जी, बल्कि अगर कोई इस तरह के सम्मान जो कि अगर किसी क्षेत्र में योगदान को लेकर है, बल्कि इसके लिए तो और सराहा जाना चाहिए सरकार के इस कदम को भी, क्योंकि राजनीति से परे होकर इस तरह की विभूतियों को भी या विपक्ष के नेताओं को भी उस सम्मान में, उस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? विपक्ष को आखिर इसमें क्यों नाराजगी नजर आती है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, जेपी साहब का नाम लिया, उन्होंने लोहिया जी का नाम लिया। उनका नाम लेने के पहले जरा ये भी सोच लेते कि क्या हालत बिहार में छात्रों की हो, क्या हालत उत्तर प्रदेश में छात्रों की है। इसलिए कहते हैं ना, आपके भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के तब कहती है कि यूपी में ई बा, मैं बता रहा हूं यूपी में का बा, छात्रों पे अत्याचार बा, छात्र के पीठ पे कुंदे से मार बा, अत्याचार बेसुमार बा, बेरोजगार बेहिसाब बा, छात्र के पुकार बा, अखिलेश एकमात्र बचाव बा। आप कम से कम छात्रों की बात कर लेते, किसान जिनके ऊपर इतनी लाठियां पड़ रही हैं, जिनको घुस के बंदूक के कुंदे से कैसे मारा जा रहा है। लेकिन अनुराग जी देखिए, मैं सवाल तो राजनीति का ही पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल राजनीति का ही कर रही हूँ कि जब अगर पद्म अवार्ड्स में भी राजनीति, आप इसको पश्चिम, अरे उसी पे आ रहा हूँ, आप इसको उत्तर प्रदेश की राजनीति से बात कर रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए नैना जी। मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। छात्रों को अगर आप पाकिस्तानी समझते हैं तो आप बहुत ज्ञाता हैं शायद। मैं तो छात्र और किसान की बात कर रहा था। इन दिनों उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान का जिक्र बार बार हो भी रहा है अनुराग जी, इसीलिए मैं चाहती भी हूँ कि राष्ट्रवाद में जरूर उसे पाकिस्तान की बात हो। छात्रों की बात पे उनके पीठ को पायदान बना के और बंदूक के कुंदे से मारा जा रहा है, और आप उसको, हम उसकी बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं इसको बात मत करो, ये हटाओ, ये बात हटाओ, मतलब हटा दें हम। वाह रे वाह, क्या बात है। ये तो आप ये मान के चलिए कि मुद्दे से ही आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं अनुराग जी। अनुराग जी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे सवाल को लेकर देखिए ना, आप 2 सेकंड बोलने तो देंगे। अगर कुछ अच्छा अगर कुछ शुरुआत है तो क्यों नहीं। एक सच्चे नागरिक होने, बिल्कुल, मैं तो चाह रही हूँ कि आप मुद्दे पर तो बोलिए। बिल्कुल ठीक है, एक सच्चे नागरिक होने के नाते में अगर 40 सेकंड समाज की समस्या की बात कर रहा था तो गुनाह कर रहा था क्या? या भारतीय जनता पार्टी समाज की समस्या सुनना नहीं चाहती कि छात्रों पे अत्याचार हो, किसानों को रौंदा जाए, ये बात सुनना नहीं चाहते। तो सुन रहे हैं, अगर महंगाई की बात करें तो सुनना नहीं चाहते। तो सुन रहे हैं, इस पे चर्चा कर लेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। जहां तक अवार्ड वापस की बात है, ये किसी ने जो अवार्ड वापस किया वो अच्छी तरह आपको समझा सकते हैं कि उन्होंने किस विचारधारा से किया, क्यों किया। ये सवाल अगर उनसे पूछेंगे तो जवाब ज्यादा अच्छी तरह से मिलेगा। अगर हमसे सवाल पूछेंगे, हमें तो मिला नहीं अवार्ड, कि हम इसका जवाब दें कि हमने क्यों वापस किया और हमें क्यों मिला। ये जवाब वही दे सकता है जिसने वापस किया और जिसको मिला हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव है, किसान को इतनी बुरी तरह रौंदा गया, पीटा गया, मारा गया, उनको मवाली, चोर, डकैत, क्या क्या नहीं बताया गया। अब छात्रों को भी पीटा जा रहा है, आम लोगों की कोरोना काल से मौत हुई, महिलाओं का भी अत्याचार हुआ। तो बताइए, अच्छा, मैं आपसे, अब मैंने आपको पूरा वक्त दिया अनुराग जी, मुझे लगता है अब आप इस बार अपने जवाब पर अपने वक्त को लेकर संतुष्ट होंगे। मैं चाहूंगी, मैं पहले मैं काम करती हूँ, अपने पहले टीएमसी के साथी को भी शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है। मेरे साथ में मानव जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं। मानव जी, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल का कुछ नाम शुरू होता है केंद्र सरकार के साथ में, तो वो सिर्फ सियासत के रूप में भी शुरू होता है, और यही वजह है कि इन पद्म अवार्ड्स के साथ में भी सिर्फ सियासी चेहरे से ही साफ तौर से इसे देखा जा रहा है। पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है। आज गणतंत्र दिवस में मैं सभी के पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे उम्मीद है ये जो सरकार, जो अहंकारी सरकार है, हमारे संविधान की रक्षा भी करेगी। और जिस तरीके से हमारे भदौरिया भाई साहब ने बोला कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, जिनके ऊपर लाठियां चार्ज हो रही है, वो भी उस संविधान का संज्ञान लेंगे और इस सरकार को दिशा और दशा दिखाएंगे। और जहां तक बात है मैडम राजनीति की, तो हम बंगाल की एक छोटी सी पार्टी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस,
और आपको पता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो 24 घंटे में अगर कम पड़ जाती है उनके लिए, वो 24 घंटे भी उनके लिए कम है, वो सिर्फ राजनीति ही जानते हैं। ना वो देश सेवा जानते हैं, ना वो देश हित के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में वो परिपक्व है। अब हुआ क्या मैडम, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये जानकारी हो के जान के खुशी होगी। अब क्रोनोलॉजी समझिए, पद्म विभूषण अवार्ड मिला, पद्म भूषण डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पद्मश्री हो रहा है। तो भैया पद्म विभूषण 2 जन उत्तर प्रदेश में मिला, 2 जन को, कल्याण सिंह जी को मिला और खेमका जी को मिला। अब खेमका जी कहां से आते हैं, वो है गोरखपुर से। क्या चलाते थे, गीता प्रेस चलाते थे। गोरखपुर में कौन लड़ रहे हैं, यहाँ के अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं, बाद में पूर्व हो जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर आप आइए, पद्म भूषण मिला, कहां मिल रहा है, किन किन को, 2 मिला उत्तर प्रदेश को। और क्रोनोलॉजी समझिए, 107 पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 9 से 10, जहां तक मुझे जानकारी है, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब चुन के लोगों को चूज किया जा रहा है। अब वो मैडम, और अगर तीन अवार्ड अगर पश्चिम बंगाल को दिए गए, 3 विभूतियों को जो पश्चिम बंगाल से आती है उन्हें दिए गए, तो उन्होंने इसे अस्वीकार किया। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तर्क ये है कि उन्हें जानकारी समय पर नहीं दी गई, या जो भी उनके अपने अपने निजी तर्क हो। लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है, मैं सहज रूप से आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जो एक आप ठीक है, जो एक अनाउंस करने की जो प्रक्रिया है, आपको वो लग रहा है कि वो इतनी ज्यादा वो लचीली नहीं है, वो इतनी ज्यादा इजी नहीं है, कि एक जो प्रॉपर इंटीमेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि यही तर्क दिया गया है टीएमसी की तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल की तरफ से? नहीं मैडम, ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है। पता नहीं कौन सा बुताहा तर्क आपको कहीं से मिला होगा, वो हमारे टीएमसी से नहीं है। जहां तक बात है, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब जी, वो सीपीएम के हैं, और उनकी जो विचारधारा है वो कभी कभी सीपीएम से भी भिन्न रही है। और जब उनका नाम आता है कल्याण सिंह जी के साथ, तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि सीपीआईएम और बीजेपी कितने सुंदर तरीके से साठ घाट ये लोग ले रहे हैं। दूसरी बात मैडम, जो 2 और जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं नमन करता हूं उनके योगदान को, और उनको भी जिस तरीके से उन्होंने बोला कि बहुत साल बीत गए, शायद हमको पहले मिलता तो शायद इसके बारे में मैं बात करता, और उनमें से जो हमारे जो आनंदी चटर्जी जी साहब है, उन्होंने कल ही मना कर दिया था, फिर भी उनका लिस्ट में नाम आ गया। तो ये जानकारी देखिए मैडम, ये जो सरकार है, सुनिए मैडम, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये जो सरकार है ना, ये अहंकारी सरकार है, इनको ब्रिटिश राज की बनाई हुई बहुत सारी मूर्तियों इमारतों से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनके कानून से प्रॉब्लम नहीं है। जहां यूएपीए की बात होती है तो तुरंत लागू कर देते हैं। अब इनको 3.5 महीने लगते हैं नेताजी के टैबलो को कैंसिल करने में, और हवाई तो बोलते हैं होलोग्राम, या हवाई स्टैचू। मैडम मैं पूछना, कौन सी सरकार की प्रणाली है कि भैया आप एक तरफ आते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर चीज को हम एक चीज से क्यों तौलते हैं। मैं बार बार यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आमिर हैदर अली का भी रुख करती हूँ, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा उस तरह से हो रहा है। आमिर हैदर अली साहब, क्या कोई सम्मान राजनीति से, ये कहा जाए राजनीति से कमतर है, या हर चीज को राजनीति के साथ में जोड़ना जरूरी है? क्यों नहीं उसका दिल खोलकर स्वागत किया जा सकता? क्यों नहीं वाकई में उस अवार्ड को भी उतनी ही आत्मीयता के साथ में उसका सम्मान किया जाए? नैना जी, पहले तो हमारा नाम आमिर हैदर जैदी है, आमिर हैदर अली नहीं। नंबर 2 सर, हमारा नाम ठीक करा जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैना जी, हमारा सीधा मानना है, जालिम से सम्मान स्वीकारने का सीधा अर्थ है आप उसके जुल्म शहीद। कल जो बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों पे जुल्म हुआ, हम उसकी भी तस्दीक कर देंगे। इस सरकार के हाथों, जालिम हाथों, वही सम्मान स्वीकार कर। हम किसानों के ऊपर जो जुल्म हुआ, इस किसान ने जो जुल्म किसानों पे किया, पानी की बौछारें की, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, हम उस जुल्म को भी स्वीकार कर रहे हैं, सहमति प्रदान दे रहे हैं जो इस सरकार ने किसानों पर जुल्म किया। हम जेएनयू के जामिया के छात्रों पर जो जुल्म हुआ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जुल्म हुआ, हम उसे भी स्वीकार कर रहे हैं। इस छात्रों के जुल्म को हम स्वीकार करें। जो जेएनयू के बच्चों के ऊपर नकाबपोश गैंग में जाके हमला किया था, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, हम वो भी स्वीकार करें।
हम वो भी स्वीकार करते हैं जो हरिद्वार के अंदर धर्म संसद होती है और ये सरकार उन नफरत की चीटी को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो जाता है। हम उसकी वो धर्म संसद को भी स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार कर लेते हैं उस जुल्म को जो मजलूमों को इन्होंने यूएपीए लगाकर जेलों में घूस डाल दिया है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस ने हाथ नहीं करती। हम ये सारे जुल्म स्वीकार करते हैं। तो यही वजह आपको लगती है क्या आमिर हैदर जी, क्या यही वजह लगती है कि इसीलिए हम सम्मान भी स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें तो ऐसा नजर आता है कि भाई ये जो सम्मान ये देश का नहीं है, ये तो किसी पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी का है, ये नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए इस अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। शांतनु गुप्ता जी, क्या इस बात से सहमत है? क्योंकि इस समय जो मौजूदा हालात हैं, गुलाम नबी आजाद कोई विपक्ष के ऐसे पहले नेता नहीं है, इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी को भी सम्मानित किया गया और भी कई विपक्ष की ऐसी नेता हैं जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो गुलाम नबी आजाद हो या फिर इस तरह से जो एक अलग सियासी गहमा गहमी है उसको लेकर क्या कहा जाए? क्या ये अब अवार्ड सिर्फ पार्टी से जोड़कर देखते हैं विपक्ष के तमाम नेता? जी आपको आपके सभी दर्शकों को, मेरे सारे पैनलिस्ट को रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मीनाक्षी जी, मेरा नाम शांतनु है, मैं बोल सकता हूँ? हैदर अली साहब, मैं शांतनु गुप्ता जी का भी इस पर एक टेक लेना चाहूंगी। जी शांतनु जी का भी। जी मीनाक्षी जी, सभी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बधाई। मैं यहाँ पर इस समय बॉस्टन एयरपोर्ट से लाइव हूँ। मैं 13 दिन के टूर पे हूँ। योगी आदित्यनाथ पे जो पुस्तक लिखी है उसके यूनाइटेड स्टेट्स से, और यहाँ पे भी सारे भारतीय गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देखिए, मॉडरेट आप मत करिए, आप अपना चैनल खोल के फिर मॉडरेट करिएगा। देखिए, इतनी देर से मैं डिबेट सुन रहा हूँ, बड़ा असहज हूँ। केवल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए मैं अजीब अजीब तर्क सुन रहा हूँ। कांग्रेस के जो समर्थक हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि राज्यसभा का सांसद तो नेता ही नहीं है, जो 250 सांसद हैं राज्यसभा से वो तो नेता ही नहीं है। ये सुनने में आ रहा है। टीएमसी के वक्ता कह रहे हैं कि गोरख प्रेस जो है, गीता प्रेस गोरखपुर, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर ने सालों से, दशकों से सनातन सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसकी पुस्तकों को मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा काम किया है, जिसके लिए उनका नमन करना चाहिए। उनका नमन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को स्थापित रख। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये गुंडागर्दी मत देखिए, ये गुंडागर्दी मत करिए, ये टीएमसी वाली गुंडागर्दी मत करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप सुनिए ना, मानव जी, शांतनु जी को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको इतना वक्त दिया था, वरुण जी का भी रुक करूंगी। शांतनु जी, देखिए, गलत तरीका है, गलत तरीका है। मैं उनको तारीफ कर रहा था, आप आधे घंटे मेरे पास आ रहे हैं। मीनाक्षी जी, गलत है। मीनाक्षी जी, ये गलत तरीका है। आप आधे घंटे बाद मेरे पास आ रहे हैं और कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा। ठीक है, शांतनु जी को बात पूरी करने दीजिए। मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, शांतनु जी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आप आधे घंटे बाद मेरे पास आती हैं और कोई आपके पैनलिस्ट। आप खराब लग रहा है सर आपको। देखिए, सुन लिया ना मैंने, सुन लिया। आपको अपनी आवाज से इतना प्रेम क्यों है? आप जानते हैं सर, मैं चाहता था कि सर आपकी शुभकामनाएं ले ली है मानव जी उन्होंने। मैं चाहूंगी प्लीज इस डिबेट के बाद में आप एक दूसरे को कॉल करके जरूर शुभकामनाएं दीजिएगा। मानव जी, शांतनु जी को प्लीज अपना तर्क रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप कभी भी जो दिल्ली में बुक फेयर लगता है उसमें गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे लगी, आपको हजूम मिलेगा वहाँ, आपको हजूम मिलेगा। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप राजनीति को कोई एक परिभाषा दे दीजिए, हम आपको विश्लेषण। देखिए, मेरे ख्याल से मीनाक्षी आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं है, ये टाइम्स नाउ का स्तर नहीं है। आमिर जी, मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया। आमिर जी, शांतनु जी को तो बोलने दीजिए, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन ही, राजनीतिक विश्लेषक है, सुनने तो दीजिए उनकी बात। आप उनकी बात तो सुनने दीजिए प्लीज। इनकी आवाज, शांतनु जी की का ऑडियो आप रखिए, बाकी प्लीज। जी शांतनु जी, देखिए, मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं 30 मिनट बाद बोला और तब भी किसी ने बोलने नहीं दिया। ये आप कैसे तय करेंगे? प्लीज, ना किसी का सम्मान स्वीकार करने देना है, ना किसी को अपनी बात रखने देना है। बात तो सुनने दीजिए उनकी। शांतनु जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो आपकी डिबेट के माध्यम से मुझे पता लगा कि राज्यसभा के सांसद नेता नहीं होते,
राज्यसभा के सांसद नेता नहीं होते, ये मुझे ज्ञान हुआ आज। ये मुझे पता लगा सनातन सभ्यता के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, गीता प्रेस गोरखपुर, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब मैं इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे जाता हूँ तो उसमें हजूम लगा होता है। जितने लोग आए हैं वहां पे गीता प्रेस को खरीदने, वो सबसे ज्यादा पुस्तक बेचने वाला पब्लिकेशन है, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने पार्टी थी कि अपने लोगों को सम्मान दो, खुद को ही दे दो। इंदिरा गांधी ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया, नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। तो कांग्रेस को ये देखिए, आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, ये किस तरह की गुंडागर्दी मचा रहे हैं हम चैनल पर? सीनियर पैनलिस्ट हैं, सुनने तो दीजिए। आप मॉडरेटर को करने दीजिए ना ये बात, आप ये काम मॉडरेटर को करने दीजिए। आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, ये किस तरह की गुंडा? आमिर भाई, आप तो ऐसे नहीं थे, आज क्या गुस्से में हैं आप? गुस्से में हैं आमिर हैदर जैदी जी, आमिर हैदर जी, आपकी तमाम बातें सुनी। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। डिबेट का तो कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है ये भी कोई क्या राजनीति का मंच है? हर चीज को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं सर? गुरु प्रकाश पासवान जी, गुलाम नबी आजाद को पद्म अवार्ड देने को लेकर कांग्रेस का या तमाम नेताओं का अपना तर्क है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से समय समय पर कई बार देखा गया, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव है, और इसी तरह से उन्हें मनाने, उन्हें रिझाने का एक तरह से ये जरिया है। ये भी आरोप, इसके पीछे ये तर्क भी दिया जा रहा है। नैना जी, आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि थी कि वैचारिक विभिन्नता हो, लोग सुने एक दूसरे को, लोग तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे बात करें। इस प्रकार एक दूसरे को सिर्फ मैं ही बोलूं, दूसरा ना बोले, ये अप्रोच ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, खास करके पब्लिक मंच पे। जहां तक गुलाम नबी आजाद जी की बात है, देखिए, पद्म अवार्ड किसी पार्टी का नहीं होता है, ये सरकार का होता है। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में इसका विशिष्ट योगदान है तो उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जितने भी रीढ़ विहीन लोग हैं, जिनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो सिर्फ एक व्यक्ति का, एक परिवार का महिमा मंडन में करे लगे हैं, और जो G23 के नाम से जो लोग कुछ आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं वरुण पुरोहित जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस के अंदर भी रीथिंकिंग होनी चाहिए। हम तो इस बात को मानने वाले लोग हैं नैना जी कि देश में विपक्ष मजबूत हो। मैं आपके लाइव शो पे कह रहा हूं, नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं कि विपक्ष के जो सुझाव होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि विपक्ष के सुझाव वैल्यू ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे और अपने वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार अपमानित ना करे। मनीष तिवारी जी का बयान आया, मनीष तिवारी जी ने परिपक्वता का परिचय देते हुए स्वागत किया है और उनको शुभकामनाएं दी हैं। राशिद अल्वी जी का बयान आया। तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसके पीछे इस मंशा पर, केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, इस मंशा को भी जरूर समझना होगा। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी का नहीं, ठीक है, मैं आपका भी रुख करूंगी मानव जी, लेकिन अनुराग जी को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। अनुराग जी, विपक्ष की एकजुटता की बात हमेशा कही जाती है, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग मंचों पर विपक्ष की एकजुटता नजर आती है, लेकिन जब बात अवार्ड्स को लेकर होती है तो एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। आपको लगता है क्या ये सही है? क्या जो सम्मान है वो देश का नहीं, किसी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है? क्योंकि इसके पहले जब कांग्रेस के कार्यकाल में या यूपीए की सरकार में भी हमने देखा अवार्ड्स किस तरह से दिए जाते थे, लेकिन अब अगर उसे पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसे पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिर पहले वाले अवार्ड्स को भी ऐसे ही देखते। देखिए, समस्या इस बात की नहीं है नैना जी, समस्या इस बात की है कि देश के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए, जिसको अवार्ड लेना है वो अवार्ड नहीं ले रहा है, वो अपना कारण दे देगा। जिसको अवार्ड मिल रहा है वो अपना डिजर्व कर रहा होगा तो मिल रहा है। अब इसमें हम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को रात में पीटा गया उस पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं तो आप देश के पद्म अवार्ड्स को आप कुछ अहमियत देते हैं या नहीं? अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बस आपका एक तर्क ले रही हूँ। आप इसे मानते हैं कि क्या इसे देश की बजाय पार्टी से जोड़कर देखना ये क्या सही है? उनकी पीठों को पायदान बना के उनको रौंदा गया, उनको इसके बंदूक के बट से मारा गया। ये समस्या, ये चर्चा की बात नहीं है। लेकिन हम किस पे चर्चा करते हैं? ये समस्या की बात है। उत्तर प्रदेश या देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है,
ये कभी भी जनता की मूल समस्या पे चर्चा नहीं करती ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस गंभीर मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ सर। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और टाइम्स ऑफ भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते करता भी है इस पर। आपने अगर पहले के हमारी शोज देखी हो तो आपको देखना चाहिए। सर एक टीवी चैनल आप लगवाइए अपने, सर एक टीवी चैनल लगवाइए टाइम्स ऑफ भारत, उसमें देखिए और आप देखिए कि क्या इस विषय पर चर्चा हुई या नहीं हुई, या फिर वो भी समाजवादी पार्टी के नेता तय करेंगे। दरवाजे तोड़े जा रहे थे। ये कोई जवाब नहीं हुआ सर। मैं बड़े अच्छे से आपसे विपक्ष को लेकर एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, उसका जवाब चाह रही हूँ। आप दरवाजे तोड़ रहे थे। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप पुलिस इस तरह से गुरु प्रकाश पासवान जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, पासवान जी से जवाब ले लेती हूँ। पासवान जी, या कांग्रेस की ज्ञान दे रही बीजेपी को। अरे जनता की बात तो कर लो। अनुराग जी, जरा बताइए। अनुराग जी, अरे सुन लीजिए ना, आप सवाल पूछे तो सुनने ही तो भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप पूछिए। हाँ, आप सवाल पूछे, आप जरा सुनने का भी धैर्य रखिए। अब इतनी आपको चिंता थी युवाओं की, तो अपने कार्यकाल में कितनी युवाओं को नौकरी दी आपने? मात्र 2.5 लाख। हमने कितने दिए? 4.5 लाख। अरे भैया ऐसे बहस नहीं करेंगे। मैं बहस नहीं करूंगा आपसे, आप जानते हैं। मैं बहस नहीं करूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा आपसे। ये ऐसे चिल्ला चोट करने नहीं, ऐसे नहीं होता है भैया। समाजवादी पार्टी ऐसे नहीं करती है। नहीं, आप युवाओं की चिंता नहीं की, आपने युवाओं की चिंता नहीं की। ऐसे नहीं होता है। डिबेट करना है, डिबेट करना है तो ढंग से करिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भैया। आप बताएंगे क्या? आप तय करेंगे क्या? अच्छा अनुराग जी, किस बात की नाराजगी है? क्या पद्म अवार्ड्स की फहरिस्त में समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं? क्या इस बात को लेकर नाराजगी है? धन आपकी सरकार है, धन आप हो। मुझे यही तो एक बात समझ में नहीं आ रही, यही तो बात समझ में नहीं आ रही। चर्चा का अगर कुछ विषय है, चर्चा का उस विषय है तो उस बात पर तो जवाब दीजिए। मैं आपकी बिल्कुल, आपकी जो भावनाएं उससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ और मैं आपको बार बार यही सुझाव दे रही हूँ। आप जरा पीछे का स्ट्रीम कर देखिए टाइम्स ऑफ भारत को और आप देखिए कि क्या उस पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है। आप ये देखिए कि उस खबर को दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। और आप सरकार को लताड़ते बैठ के सरकार और अनुराग जी, ठीक है, एक काम कीजिए, ये भी आप ही ये काम कीजिए, आप भी ये तय कर आप ही बता दिया कीजिए। पुलिस पीट रही है, सरकार पे उंगली उठाते, पूछते योगी जी से। अनुराग जी, देखिए क्या हो रहा है, देखिए किस प्रकार की बात करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके राजकाल में छात्रों को पीटा जा रहा है लाठियों से। ऐसा नहीं है। आपके राजपाट में क्या होता है? कहाँ है आपकी भाषा शैली? आपके राजपाट में क्या होता है? मैं तो बोल रही हूँ भाई, मैं बोल रही हूँ अनुराग जी, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आप उठाइए, आप इस मुद्दे को उठाइए ना, इस बात को लेकर आप सवाल उठाइए, आप पूछिए सरकार से। जब अगर बीजेपी के नेता बैठे हैं तो आप उनसे जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे, आप उससे सवाल पूछिए। मैं तो बोल रही हूँ आज गणतंत्र दिवस है और सबको अधिकार है। आप उससे जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब भी तो सुनिए उनका। गणतंत्र दिवस पे लाठियां बरस रही है सरकार। पासवान जी, गणतंत्र दिवस पे भी यहाँ पे बताओ, गणतंत्र दिवस पे लाठियां बरसा रही है। आप सवाल पूछते हो, सुनने का धैर्य रखिए ना, किसी सुनने का धैर्य रखिए भैया। सरकार है कि बताइए जो गणतंत्र दिवस के दिन भी छात्रों पे लाठियां, प्रश्न पूछ रहे हो तो उत्तर सुनो। और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे, किसको शुभकामनाएं? अनुराग जी सिर्फ सवाल पूछेंगे या फिर जवाब भी सुनेंगे कि लाठियां बरसाई जाएंगी? मैं नहीं, तो सुनिए तो सही, आप सुनने को तैयार नहीं है। मारोगे आप उसको, आप सुनने को तैयार, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, यही तो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के अंदर में भैया। जब तक छात्रों को पीट दोगे, जब तक किसान को पीट दोगे, जब तक महिलाओं का चीरण हो जाएगा, जब तक कोविड काल में लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मार लो, कभी कोविड से मर जाए, कभी लाठी से मार डालो। मुझे लगता है कि आज या तो अनुराग जी सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर वो एक ही चीज को रट लगाए जरूर बैठे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आपकी इस बात को लेकर मैं अभी तक हैरान हूं कि आपके वो नेता जिन्हें आप कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की फहरिस्त में मानते रहे हैं अभी तक, लेकिन चूंकि पद्म अवार्ड दे दिए गए, कहीं इसकी नाराजगी ये तो नहीं कि इसके पहले जब गुलाम नबी आजाद मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आए थे तभी से ही आपका मोह भंग हो गया, पार्टी का मोह भंग हो गया, या समय समय पर अगर वो नाराजगी जताते रहे तो? नैना जी, बड़ा शॉर्ट में फटाफट मैं आपको दोनों बातें कह देता हूं। आप मुझे बताइए, भीख में आजादी मिली थी क्या भारत की? प्लीज। नहीं मिली थी ना।
तो कंगना जी का अवार्ड इनको वापस लेना चाहिए। और ये अवार्ड जो चालू किए थे कांग्रेस के, मैं नहीं जा रहा कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बीजेपी ऐसा करती है, अवार्ड्स जो सिस्टम शुरू किया कांग्रेस की सत्ता आई थी 1954-55 ऐसे करते शुरू किए गए, इसलिए कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं इन्होंने कुछ बनाया नहीं। उसके बाद अब आप गुलाम नबी आजाद जी की G23 की बात कर रहे हो, आप पिछले साल नेशनल चैनल के सितंबर के सबके मेरे देख लेना आप वर्जन। कांग्रेस के अंदर दो हिस्से हैं, एक तो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरे जो दिल्ली में बैठ के सेटिंग करते हैं, जो आगे भारतीय जनता पार्टी जिनको ले जाती है, हमको तो बढ़िया है, ले जाओ 2-5 और, मैंने उस समय भी कहा था कि पेस्ट्री बॉयज और ले जाओ, हमारे तो दूसरे कार्यकर्ता भरे पड़े। लेकिन आप जो बात करो G23 की गुलाम नबी आजाद जी की, आप मुझे बताओ, आप तो खुद पत्रकार हो, आपको भला ही एंट्री हो जाती होगी उनकी कोठी में, पिछले 10 साल में कितने कार्यकर्ताओं से मिले हो आप पता लग जाएगा कौन नेता है, जन नेता है, कौन लोकप्रिय नेता है, कौन ग्रास रूट से जुड़ा हुआ नेता है। कोठी के दरवाजे बंद रहते हैं दिल्ली में, अब मोदी जी से सेटिंग हो जाएगी। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती वरुण जी? वरुण जी, इसमें अधिकांश नेता पार्टी पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती? के वर्कर से मिलते नहीं है और कांग्रेस के ऊपर कुंडली मार के बैठेंगे वासेपुर की जैसे, मैंने पहले भी हर डिबेट में कहा है और हर डिबेट बड़ी विडंबना है वरुण जी इस बात को लेकर। ये अभी भी कांग्रेस नहीं समझ रही कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं। होता है जो चुनाव जीत के आता है, दिल्ली रह के अगर अपनी व्यवस्था, ठीक है, अब आपको आरपीएन सिंह भी अब नहीं नजर आते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब आपको नजर नहीं आते होंगे, भले उस समय उनकी अहमियत होगी। आरपीएन सिंह के पिताजी दिग्गज नेता थे, राजेश पायलट दिग्गज नेता थे, जितेंद्र प्रसाद जी दिग्गज नेता थे, ये पेस्ट्री बॉयज हैं, ये राहुल गांधी जी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, अब इनको वहां मिल गया, वहां चले गए सत्ता के लिए। ये मैंने आज मेरे ट्विटर भी देख लीजिए 2 दिन से आप, मैं तो डरता नहीं, मैं तो गुरु प्रकाश जी रीढ़ की हड्डी वाला आदमी हूँ, चुनाव में आ जाना 1.5 साल बाद में खुद। ठीक है, ये स्पष्ट हो चुका है कि हर चीज में राजनीति जरूर जुड़ जाती है। फिलहाल ये कहा जाए कि देश से बड़ा अब राजनीति है, देश से बड़ी पार्टी है, ये स्पष्ट हो जाता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, राष्ट्रवाद की आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको